नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी हिंदी एजुकेटर प्रत्याशा मिश्रा आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। और मैं लेकर आई हूं आर ओ आर ओ मेंस के हिंदी के पेपर की पूरी सीरीज़। और यहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको आपकी सारी वीडियोस फ्री प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे पीडीएफ्स और टेस्ट सीरीज़ भी चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसके की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और अब तक हमने कर लिया है 21 नंबर का गद्यांश, 15 नंबर का सरड़ी लेखन और 24 नंबर का पत्राचार, जिसमें 3 प्रश्न आते हैं 8-8 नंबर कर कि इसमें अनुस्मारक बचा है। पत्राचार के अंतर्गत सिर्फ अनुस्मारक टॉपिक बचा है, जिसे हम आज कवर कर लेंगे और साथ ही पढ़ेंगे प्रशासनिक शब्दावलियाँ। तो शुरू करते हैं अनुस्मारक से। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुस्मारक क्या है। अनुस्मारक वास्तव में एक स्मरण पत्र है। जब किसी मामले में कोई कार्रवाई अपेक्षित समय में नहीं हो पाती तो पुनः पत्र देकर उस मामले की याद दिलाई जाती है। अनुस्मारक उसी रूप में भेजा जाता है जिस रूप में पिछले पत्र में भेजा गया होता है। सरकारी पत्र का अनुस्मारक सरकारी पत्र के रूप में, अर्ध सरकारी पत्र का अर्ध सरकारी पत्र के रूप में भेजा जाता है। अनुस्मारक पत्र लिखने में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे संबोधित अधिकारी की प्रतिष्ठा को ठेस लगे या वह अपने को अपमानित समझे। अनुस्मारक में विषय वस्तु अत्यंत संक्षिप्त रहती है। अनुस्मारक पत्र प्रायः मूल पत्र लिखने के 1 महीने बाद लिखा जाता है। दूसरा अनुस्मारक पहले अनुस्मारक से 10 दिन के बाद लिखना चाहिए। भारत सरकार और उच्च न्यायालयों को संबोधित अनुस्मारक उस अफसर के आदेश और हस्ताक्षर से भेजा जाता है जो सह सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो। तो कुल मिलाकर अनुस्मारक जो है वह एक तरह का स्मरण पत्र है, जो कि ये तब भेजा जाता है कि जैसे जब कभी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डिटेल हमने कोई आंकड़ा अगर हमने किसी कार्यालय से मंगाया है और वह हमें निर्धारित समय के अंतर्गत नहीं उसका प्रत्युत्तर हमें प्राप्त होता है, तब फिर हम क्या करते हैं कि हम उन्हें स्मरण कराने के लिए, याद दिलाने के लिए कि हमने आपसे ऐसी डिटेल मंगाई थी और जो कि अपेक्षित थी, जिसका कि उत्तर अपेक्षित था निर्धारित समय के अंतर्गत और आपने नहीं भेजा है, तो इसको आप हमें भेजने की कृपा करेंगे। इसको कहते हैं, इस तरीके का जो पत्र लिखा जाता है उसे हम अनुस्मारक कहते हैं। और अनुस्मारक का जो मूल पत्र होता है भेजा गया होता है, उसी का फॉर्मेट अनुस्मारक का उसी के फॉर्मेट की तरह बनता है। अगर वह सरकारी पत्र के रूप में भेजा गया है तो सरकारी पत्र के रूप में होता है, और अर्ध सरकारी के रूप में भेजा गया है तो अनुस्मारक जो लिखा जाएगा वो अर्ध सरकारी के रूप में ही लिखा जाएगा। अनुस्मारक पत्र लिखने में जो भाषा प्रयोग में होती है वो मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें को जो संबोधित अधिकारी है उसके लिए किसी ऐसी भाषा का या ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस लगे और वह अपने को अपमानित समझे। अर्थात मतलब कोई कड़ी बात आपको नहीं कहनी है अपने पत्र में, बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपको अपनी बात कहनी है। अनुस्मारक में विषय वस्तु जो होता है वो बहुत ही संक्षिप्त में लिखा जाता है। इसमें केवल पहले जो मूल पत्र होता है हमारा, उसका रेफरेंस दिया जाता है, उसका पत्रांक नंबर दिया जाता है और उससे संबंधित जानकारी मांगी जाती है। ये कहा जाता है कि आप इसका रेफरेंस जो है देखिए और उससे संबंधित जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है वो आप हमें उसका प्रत्युत्तर दीजिए। अनुस्मारक पत्र जो होता है वो प्रायः मूल पत्र लिखने के 1 महीने के बाद लिखा जाता है। 1 महीने के बाद मतलब जो आपने मूल पत्र भेजा है, अगर उसका 1 महीने के अंदर अगर उसका जवाब नहीं आता है आपके पास, तब आप उनको अनुस्मारक लिखते हैं। और जो दूसरा अनुस्मारक होता है, दूसरा अनुस्मारक मतलब आपने एक बार अनुस्मारक भेज दिया, अगर फिर भी उसका आपको कोई रिप्लाई नहीं आता है, उसका प्रत्युत्तर आपको नहीं प्राप्त होता है, तब फिर आप उनको दोबारा रिमाइंड कराते हैं, दूसरा रिमाइंडर लगाते हैं, जिसको कि दूसरा अनुस्मारक कहते हैं। ये पहले अनुस्मारक से 10 दिन के बाद लिखना चाहिए। तो पहले और दूसरे अनुस्मारक के बीच में कम से कम 10 दिन का अंतर होना चाहिए। लेकिन ये जो है ये तभी होता है, ये 10 दिन का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है ये तब के लिए किया गया है जब आपने पहले अनुस्मारक में कोई समय सीमा खुद ना बांध दी हो। अगर आपने ये कह दिया है कि हमें ये आगामी 20 दिनों के अंदर इसका आंकड़ा आप हमें बना करके दीजिए, या आगामी 30 दिनों के अंदर इसकी प्रक्रिया शुरू कराई जाए, इस तरीके का अगर कोई पत्र आपने भेजा है और उसका आपने अनुस्मारक भेजा है, पुनः अनुस्मारक भेजते हैं, तब फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन के बाद ही लेटर दोबारा अनुस्मारक भेजें। आपने जो पहले अनुस्मारक में जो तिथि या जितना समय निर्धारित किया है उसके बाद आप दूसरा अनुस्मारक लिखेंगे।
ठीक है। भारत सरकार और उच्च न्यायालयों को संबंधित जो भी अनुस्मारक होते हैं वो वही अफसर या वही अधिकारी उसके आदेश और पर हस्ताक्षर करता है, जो कि उस अनुस्मारक पर आदेश, उसी के आदेश से वह अनुस्मारक लिखा जाता है और उसी का हस्ताक्षर होता है, जो कि सह सचिव का जो है समकक्ष हो, जिसकी की जो पोस्ट है वह कम से कम सह सचिव के पोस्ट के बराबर हो, वह उसके समकक्ष का अधिकारी होना चाहिए, वही भेज सकता है। ठीक है। नोट में इसमें ये है कि स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र में समानता तो होती है, ये बात आपको समझ में आ गई कि जो स्मरण पत्र होता है वही अनुस्मारक पत्र होता है, लेकिन उसमें दाईं तरफ अनुस्मारक लिखते हैं। पहला जो अनुस्मारक होता है उसमें दाईं तरफ केवल अनुस्मारक लिखा जाता है, और जो दूसरा अनुस्मारक जो हम 10 दिन बाद भेजते हैं कम से कम, उसके ऊपर हम लिखते हैं अनुस्मारक 2। ये लिखना आवश्यक होता है। आप इसके बाद से, दूसरे के बाद से फिर जब तीसरा अनुस्मारक भेजना पड़ता है अगर आपको, तब भी आप उसके ऊपर ऐसे ही लिखेंगे अनुस्मारक 3। इस तरह से करते करते आप नंबरिंग वहाँ पर ऊपर करनी होती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं हम इसका कि क्या है। अनुस्मारक का एक उदाहरण देख लेते हैं। ये पीसीएस की परीक्षा में 2013 या 14 में एक बार का लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ही पूछा हुआ प्रश्न है। देखते हैं कि क्या प्रश्न है और इसका प्रारूप किस तरीके से बनाना है। इसमें प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय से 2 सहायकों को केंद्रीय हिंदी निदेशालय में स्थानांतरित किया गया है, किंतु उनके पिछले कार्यकाल से उनकी सेवा पंजियां तथा अन्य दस्तावेज यहां नहीं पहुंचे हैं। इस संबंध में पहले एक पत्र भेजा गया था। उक्त सामग्री शीघ्र मंगवाने के लिए स्मरण पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। मतलब शिक्षा मंत्रालय से 2 सहायकों को भेजा गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय में, इनका ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन जो पहले का जो कार्यालय है उनका, वहाँ से उनकी सेवा पंजियाँ और जो अन्य उनसे संबंधित दस्तावेज थे वो अभी तक निदेशालय नहीं पहुँचे हैं। इसके संबंध में एक पत्र उनके पुराने कार्यालय को भेजा जा चुका है, लेकिन जो है इसकी कोई जानकारी अभी वहाँ से भेजी नहीं गई है। उसी के लिए आपको स्मरण पत्र तैयार करना है। स्मरण पत्र जो तैयार करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये लिखना है शिक्षा मंत्रालय के लिए, जो कि भारत सरकार का है। ठीक है। तो भारत सरकार के लिए आपको स्मरण पत्र लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर हम लिख लेते हैं दाहिनी ओर, ऊपर में अनुस्मारक लिखते हैं। और चूंकि ये पहला अनुस्मारक भेजा जा रहा है, इसलिए इसके आगे कोई नंबरिंग नहीं की गई है। ये जो है ये पेज नंबर है। तो इसमें सबसे ऊपर हम एक अनुस्मारक की संख्या लिखते हैं। ठीक है। फिर लिखते हैं भारत सरकार। ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के नीचे लिखना है। ये भूल गई थी मैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर ये भारत सरकार के नीचे लिखना है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उसके नीचे लिखना है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। फिर दाहिनी ओर लिखना है वेस्ट ब्लॉक 7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली, 12 मार्च 2014। इसका मतलब कि यहाँ पर दाहिनी तरफ आपको ऊपर पता लिखना है और दिनांक लिखना है। पता, स्थान और दिनांक लिखना है। ऊपर पता लिखना है, उसके नीचे आपको दिनांक लिखना है। उसके बाद से फिर बाईं तरफ से हम पत्र शुरू करते हैं हमेशा लिखना। तो हम बाईं तरफ लिखते हैं सेवा में, कॉमा। उसके बाद से फिर देख रहे हैं आप सेवा में के नीचे कुछ नहीं लिखा है, सेवा में के नीचे बिल्कुल खाली जगह है। कॉमा के नीचे से आप लिखना शुरू करते हैं अवर सचिव, शिक्षा कल्याण मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। मतलब यहाँ पदनाम लिखा है और उनका मंत्रालय लिखा है, पता लिखा है। ठीक है। उसके बाद से फिर हम लिखते हैं विषय। तो विषय क्या है, ये 2 काल्पनिक नाम लिए गए हैं, रमेश शर्मा, गोपाल सिंह सहायकों की सेवा पंजियाँ और अन्य दस्तावेज के संबंध में। फिर हम शुरू करते हैं अपना कलेवर लिखना। तो ये आप देख रहे हैं कि सेवा में, विषय और महोदय, ये तीनों शब्द जो है ये आपके एक ही सीध में होते हैं और इनके बीच में कुछ लिखना नहीं होता है आपको। आपका जो भी पत्र शुरू होता है ये इसके बाद शुरू होता है, और इसके बाद जो आप लिखना शुरू करते हैं ये एक सीध में होता है। मुख्य लिखने का तरीका यही होता है, इसी तरीके से आपको लिखना है। महोदय, इस कार्यालय में सम संख्या पत्र दिनांक 2 जनवरी 2014 के बारे में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री रमेश शर्मा और श्री गोपाल सिंह सहायकों की सेवा पंजियाँ और अन्य सेवा रिकॉर्ड अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इनके अभाव में कोई कार्यालयीन, यहाँ पे न होना चाहिए, मैं भूल गई शायद लिखना, कोई कार्यालयीन काम नहीं हो पा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त 2 सहायकों की सेवा पंजी और अन्य दस्तावेज शीघ्रातिशीघ्र भिजवाने की कृपा करें। भवदीय, यहाँ पर आप हस्ताक्षर हो जाएगा सुरेश बलवंत राय का, उपनिदेशक प्रशासन। ठीक है। तो ये हो गया आपका
प्रारूप ये बहुत ही सरल सा प्रारूप है लिखने के लिए अनुस्मारक का। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये भेजा गया है भारत सरकार के लिए। ये भारत सरकार को लिखे गए अनुस्मारक का प्रारूप है। मैं बार बार कहती हूँ, शुरू से कह रही हूँ सरकारी पत्र से ही, कि भारत सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, इनके इन दोनों सरकारों के जो फॉर्मेट्स होते हैं लेटर्स के, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर पाया गया है। और इसके मैंने बहुत से आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाए हैं, जिसमें ओरिजिनल लेटर्स मैंने बीच बीच में दिखाए हैं आपको। मैं आज भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से थोड़ा सा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है फॉर्मेट में। तो इसका फॉर्मेट हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये है, सबसे ऊपर हम लिखते हैं अनुस्मारक, फिर हम लिखते हैं पत्र संख्या, फिर भारत सरकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मतलब आप भारत सरकार लिखेंगे। और हाँ, आपको ये करना है कि अगर मान लीजिए आपसे केवल प्रारूप बनाने के लिए पूछ देता है, कोई प्रश्न नहीं पूछता है, अगर सिंपली ये पूछता है आपसे कि अनुस्मारक से आप क्या समझते हैं, उसका प्रारूप बना करके स्पष्ट कीजिए, तब फिर आप यहाँ पर लिखते हैं डॉट 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 पत्र संख्या, ठीक है। प्रारूप इसी तरीके से बनाना है। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे डॉट 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 भारत सरकार, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे डॉट 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 मंत्रालय। तो जब आप यहाँ पे भारत सरकार मेंशन कर देंगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो ये समझ जाएगा कि भारत सरकार के लिए अनुस्मारक पत्र का फॉर्मेट तैयार किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप उत्तर प्रदेश सरकार का लिखेंगे तो आप जहाँ पर आपको लिखना है वहाँ पर आप लिख देंगे उत्तर प्रदेश सरकार, जहाँ पर आपको पता लिखना है वहाँ पर आप उत्तर प्रदेश सरकार लिख देंगे। तो फिर एग्जामिनर आपका ये समझ जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लिखा हुआ फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, जिसमें कि हमको ऊपर दाहिनी तरफ अनुस्मारक लिखना है, उसके बाद से पत्र संख्या लिखना है, फिर भारत सरकार, उसके नीचे मंत्रालय का नाम, ठीक है, उसके नीचे दाहिनी तरफ कॉलम से सटा करके आपको पता लिखना है और दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है। फिर आप शुरू करते हैं सेवा में, मतलब प्रेषिती का नाम लिखना है यहाँ पर। और सेवा में के बाद से आप पद नाम लिखते हैं, उसका मंत्रालय लिखते हैं और पता लिखते हैं। उसके बाद से फिर आप आते हैं विषय पर, आप उससे संबंधित विषय की जानकारी देते हैं। उसके बाद से फिर आप अपना कलेवर लिखते हैं और पूरा कलेवर लिखने के बाद से इसमें आपको जो चीज़ मेंशन करने वाली होती है वो ये होती है कि आप अपने पूर्व पत्र में, पूर्व में जो पत्र भेजा गया है उसकी जानकारी आपको देनी होती है कि इसके संदर्भ में आपसे ये कहने का, मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है। उसके से नीचे हम भावदीय डालते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नाम लिखा होता है और नीचे पदनाम लिखा होता है। यही इतना प्रारूप है हमारे स्मरण पत्र का या अनुस्मारक का, ठीक है। ये है केंद्र सरकार के लिए। अब हम आगे देख लेते हैं केंद्र सरकार का ही एक एक पत्र, अनुस्मारक पत्र ओरिजिनल, मतलब वास्तविक जो अनुस्मारक पत्र है इसका हम एक वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये अनुस्मारक पत्र लिखा गया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की तरफ से, ये जो भेजा गया है। और ये है इसका पूरा फॉर्मेट, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि ऊपर लिखा गया था, जो कि प्रश्न आया था, ठीक है। ये भी भारत सरकार को भेजा हुआ है। तो देखने की चीज़ है इसमें कि यहाँ पे ऊपर अनुस्मारक लिखा है और उसके नीचे तत्काल लिखा है, मतलब कि ये अर्जेंट है, इसका रिप्लाई अर्जेंट आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर तत्काल लिख दिया है कि ये तत्काल की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है इसकी, यहाँ पे ये भी लिख दिया गया है कि संसद संबंधी मामला, यहाँ पर लिख करके इसमें पत्र की ये गंभीरता को बताया गया है कि इसकी आवश्यकता जो है, इस पत्र के रिप्लाई की गंभीरता कितनी है, इसके लिए यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है, ताकि पत्र पढ़ने वाला ये समझ जाए कि उसे इस पत्र को प्रायोरिटी देनी है और सबसे पहले इसका निराकरण करना है। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या जो भी जानकारी मांगी गई है उसका हमें सबसे पहले, या जो भी आदेश आया हुआ है हमारे पास उसका हमको सबसे पहले निराकरण कर देना है। तो ये हो गया। जैसे अब हमने ऊपर फॉर्मेट में जब हम देखते हैं तो हम ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें पत्रों में एडिशनल होती हैं, तो अगर कहीं आप पत्र कोई देखते हैं जिसमें कुछ चीज़ें एडिशनल लिखी हुई हैं तो ये आपको समझना चाहिए कि वो विषय वस्तु और समय की मांग है, जिसमें कि उस पत्र में उसको एडिशनल जोड़ा गया है अलग से, ठीक है। तो उसकी वजह से वो फॉर्मेट गलत नहीं कहा जाएगा पत्र लिखने का। अगर कहीं आपको लिखा लिखाया पत्र मिलता है और आप ये सोचते हैं कि इसमें ये चीज़ें ऐड हैं और हमने प्रारूप में ये चीज़ें नहीं दिखाई गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेसेसरी है, ये आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव कुछ हो सकते हैं, कुछ चीज़ें जोड़ी जाती हैं पत्रों में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मुख्य जो इसका प्रारूप है वो यही है कि यहाँ पे दाहिनी साइड अनुस्मारक लिखेंगे और फिर बीच में या आपने अनुस्मारक की पत्र संख्या लिख दी, भारत सरकार लिखा, मंत्रालय लिखा और विभाग लिखा उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर दाहिनी तरफ का जो हाशिया है, हाशिए के पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सटा करके, उससे पता लिखते हैं, स्थान लिखा आपने और दिनांक लिखा,
ठीक, इसके बाद से फिर हम बाईं तरफ से सेवा में से शुरू करते हैं। सेवा में प्रधान सचिव ऑब्लिक सचिव, प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता, आंध्र प्रदेश तथा दादरा नगर हवेली। ये लिखा गया है किस विषय पर? बायो शौचालयों का निर्माण। मैं कलेवर भी पढ़ देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कलेवर में किस किस तरीके से चीज़ों को हम ऐड करते हैं, या जानकारी जो मांगनी होती है हमें, वो उसमें कितनी तरीके से हम बात को अपने कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको कुछ पॉइंट्स उसमें दिए हुए हैं प्रश्न में कि इन मुद्दों को ध्यान दिला, पूर्व पत्र में लिखे हुए इन मुद्दों का ध्यान दिलाना है आपको, तो फिर आप ये काम करते हैं कि आपको अपना जो कलेवर लिखना है उसमें उन बातों को ऐड करना है। तो उन बातों को आप कैसे ऐड करेंगे ये हम इस पत्र में देखेंगे। शुरू करते हैं। महोदय, कृपया इस मंत्रालय के दिनांक 28 फरवरी 2014 के समसंख्यक पत्र और बाद के दिनांक 13/5/2014, 21/5/2014, 24/11/2014, 12/12/2014, 4/2/2015 और 6/4/2015 के अनुस्मारकों को संदर्भगत कर, जिनके द्वारा आपसे बायो शौचालयों के बारे में लोकसभा अतरांकित प्रश्न संख्या 3665 के भाग ग, घ और ङ के बारे में निम्नलिखित सूचना मांगी गई थी। देखिए यहाँ पर इन्होंने दिनांक मेंशन कर दिया है और जो सूचना मांगी गई थी वो भी मेंशन कर दिया है। अगर आपके प्रश्न में ये दे देता है कि आप को इन विषयों में सूचना मांगनी है, तो फिर आप जो उसके लिए जो अनुस्मारक पत्र आप तैयार करेंगे उसमें आपको उन सूचनाओं को आप इसी तरीके से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जो भाग ग, घ और ङ के जिनका कि जिक्र किया गया है उनके विषय में क्या सूचनाएं मांगी गई थी, नीचे उसके ठीक नीचे उसका भी जिक्र कर दिया गया है। तो इसमें ग का जो ग पॉइंट था वो ये था कि लक्षद्वीप सहित देश में ऐसे शौचालयों की राज्यवार या संघवार राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या पूछी गई है इसमें। दूसरा जो घ पॉइंट है वो है उन पर राज्य या संघ राज्य क्षेत्रवार खर्चा कितना आता है, ये पूछा गया है। और तीसरा जो पूछा गया है प्रश्न वो ये पूछा गया है कि इन शौचालयों के रखरखाव और उनके लिए विकसित की गई संरचना के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय क्या क्या हैं, इनके विषय में जानकारी मांगी गई है। ये 3 प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। जो पहला जो पत्र हमने जो मूल पत्र लिखा गया है उनमें इन्हीं 3 प्रश्नों की जानकारी मांगी गई है, और इन 3 प्रश्नों को वापस से जो हम अनुस्मरण पत्र लिख रहे हैं या जो हम स्मरण पत्र लिख रहे हैं उसमें हम इन तीनों प्रश्नों को मेंशन करते हैं। ठीक, उपर्युक्त अतरांकित प्रश्न के बारे में आपके राज्य से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तदनुसार आपसे अनुरोध है कि इस मंत्रालय को तत्काल सूचना भिजवा दें ताकि मंत्रालय से लंबित संसदीय आश्वासन को पूरा किया जा सके। ठीक है, भवदिया क्रिस्टीना कुजूर, जो कि ये महिला हैं इस वजह से यहाँ पे भवदिया लिखा हुआ है। क्रिस्टीना कुजूर अवर सचिव भारत सरकार, और इसकी जो प्रतिलिपियां हैं, देखिए ये भी यहाँ पर एक एडिशनल है इसमें, इसकी जो प्रतिलिपियां हैं इनकी अगर कोई प्रतिलिपि आपने भेजी है या कोई संलग्नक आपने मूल पत्र का लगा रखा है या कोई और जिससे संबंधित आपने डिटेल मांगी है, अगर उससे संबंधित कोई आंकड़ा आपके पास आया हुआ है या अनुमानित है, अगर आपने उसका कोई डिटेल लगाई हुई है तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे उस पत्र के साथ, अगर आपने कोई संलग्नक जोड़ रखा है तो ये हो गया हमारा भारत सरकार के लिए अनुस्मारक पत्र। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राज्य सरकार के अनुस्मारक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो इसमें राज्य सरकार के लिए भी मैंने जो 2 अनुस्मारक पत्र मुझे मिले हैं उनका मैं यहाँ जिक्र करती हूँ। तो इसमें जो ये अनुस्मारक पत्र है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि दाहिने तरफ लिख दिया जाता है अनुस्मारक पत्र, जैसा कि आपको केंद्र सरकार का जो आपने लिखा था, भारत सरकार के लिए अनुस्मारक पत्र लिखा था उसमें भी ऐसे ही लिखा था, राज्य सरकार में भी ऐसे ही लिखा है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है, यहाँ पे पहले प्रेषक लिखा हुआ है, तो प्रेषक है निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी इसका मतलब कि पदनाम लिखा है सीधे और पदनाम के बाद से नीचे उनका कार्यालय या विभाग लिखा हुआ है। उसके बाद से फिर हम लिखते हैं सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद, सभी जनपदों के प्राचार्यों को ये लिखा गया पत्र है, जिसमें कि पत्रांक संख्या राज्य शैक्षिक / 3896/965/2014-15,
ये बीच में थोड़ा यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि कई बार ये संख्या अधिक लंबी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है। ये यहाँ पे ये जो 2014-15 है, ये जहाँ पर आपका ये पत्र संख्या ख़त्म होगी वहीं पे ठीक उसके बाद से उसके आगे ईयर का मेंशन आपको करना होता है कि किस ईयर में ये भेजा गया है। तो ये इस दिनांक के साथ न लिख करके इसे यहीं पर मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे लिखते हैं दिनांक क्या है। अब दाहिनी तरफ लिखते हैं इस चीज़ को कि दिनांक, बाईं तरफ पत्रांक लिखते हैं, पत्रांक संख्या देते हैं, दाहिनी तरफ हम दिनांक लिखते हैं कि दिनांक किस दिनांक को ये जारी किया गया है अनुस्मारक। फिर हम लिखते हैं उसके नीचे, पत्रांक के नीचे आता है हमारी विषय क्या है, प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के संबंध में। इसका कलेवर कैसे शुरू होता है, ऐसे ही शुरू होता है कि महोदय कृपया परिषद कार्यालय के पत्रांक डॉट 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 के दिनांक डॉट 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 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 में डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण करने के उपरांत NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर में दिनांक 23/8/2014 तक डाटा को दर्ज कर इसकी डाटा को मर्ज कर इसकी सूचना परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, परंतु जनपद मथुरा, फिरोजाबाद, पीलीभीत, अमरोहा, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, ललितपुर, बांदा, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, बलरामपुर, इलाहाबाद, झांसी को छोड़कर शेष जनपदों से सूचना अप्राप्य है। ठीक है, ये इतनी बात इसमें कही गई है कि यहाँ से मंगाया गया था, लेकिन इनको छोड़ करके बाकी जितने भी जनपद हमारे बसते हैं वहाँ से ये सूचना अप्राप्य है। अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त सूचना दिनांक 24/6/2014 को पूर्वाह्न 12 बजे तक ईमेल द्वारा परिषद कार्यालय को उपलब्ध करा दें। यहाँ पर इन जनपदों को गिनाने का मतलब ये है कि ताकि आपको ये पता चले कि ज़्यादा से ज़्यादा जनपदों की जानकारियाँ पहुँच चुकी हैं, लेकिन कुछ ही जनपद ऐसे रह गए हैं जिनमें कि आपका भी जनपद शामिल है जिनकी की जानकारी नहीं पहुंची है। तो इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। और फिर नीचे आ जाता है भवदीय। उसी तरीके से जैसे आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए जैसे आपने लिखा था अनुस्मारक, यहाँ भवदीय हस्ताक्षर होता है, नाम लिखा होता है और उसके नीचे जो है होती है आपकी पदनाम होता है और स्थान दिया होता है जहाँ का जिसने भेजा है उसका। तो ये है फॉर्मेट आपके राज्य सरकार का। ठीक है, भारत सरकार और राज्य सरकार के फॉर्मेट में ये थोड़ा सा अंतर है, जिसमें कि अनुस्मारक पत्र बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। बाकी ऊपर में प्रेषक जुड़ जाता है, सेवा में के बाद से लगभग चीज़ें वही हो जाती हैं। पत्रांक संख्या उसमें मध्य में लिखी जाती है पेज में ऊपर, और राज्य सरकार के लिए आपको सेवा में के नीचे आप बाईं तरफ पत्रांक संख्या लिखते हैं और दाहिनी तरफ दिनांक लिखते हैं। पत्रांक संख्या के नीचे आप विषय लिखते हैं, उसके बाद से फिर आप शुरू करते हैं कलेवर लिखना पूरा, और इस तरीके से आप पूरा कलेवर लिखते हैं। कलेवर लगभग उसी तरीके से लिखा जाता है, इसका पैटर्न वही है। आपको पूर्व पत्र का जिक्र करना इसमें ज़रूरी होता है। उसके बाद से फिर नीचे आप दाहिनी तरफ ऐसे ही भवदीय लिखकर हस्ताक्षर करते हैं और पदनाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं और पदनाम लिखते हैं। ये हो गया आपका अनुस्मारक पत्र केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए। इन दोनों के फॉर्मेट का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम एक और अनुस्मारक देख लेते हैं। ये अनुस्मारक 2, ये देखिए, ये अनुस्मारक 2 माने कि एक बार इससे संबंधित अनुस्मारक भेजा जा चुका है और उसके बाद से पुनः ये अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये दूसरा अनुस्मारक एक ये तैयार किया गया है। तो ये इसके लिए अनुस्मारक जो दूसरा अनुस्मारक लिखते हैं उसमें क्या क्या जानकारियाँ देते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं हमें। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, ये राज्य सरकार का ही फॉर्मेट है। उत्तर प्रदेश लखनऊ मतलब राज्य सरकार का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे यह पत्र लिखा गया है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद, आगरा, बरेली, शाहजहांपुर, गोंडा, कौशाम्बी, हमीरपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, भदोही, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, मुरादाबाद, संभल, आजमगढ़, फैज़ाबाद, अमेठी, गोरखपुर, औरैया, जौनपुर, सीतापुर, हरदोई, इतने लोगों के जो यहाँ इन ज़िलों के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए लिखा हुआ ये अनुस्मारक है। इसके बाद से फिर नीचे हम बाईं तरफ पत्रांक संख्या देते हैं, तो उसमें हमने लिखा है कि शिक्षा निदेशक बेसिक नियोजन ऑब्लिक 7324-69, और ये देखिए ये आपका ईयर यहीं पर हो जाएगा 2018-19। ये बिल्कुल लेटेस्ट है आपका 2018-19। फिर दाहिने तरफ आपका ये दिनांक लिख जाता है। उसके बाद से फिर हम लिखते हैं विषय। तो विषय है शैक्षिक सत्र 2018-19 में अंग्रेजी माध्यम के परिषदीय विद्यालयों के संचालन के संबंध में।
ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम अपना कलेवर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने केंद्र सरकार के लिए लिखा था। महोदय, कृपया इस कार्यालय के पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक /48/20-49/2018 दिनांक 24/4/2018 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या शिक्षा निदेशक बेसिक 51/5144-5238/18 दिनांक 5/4/2018 का संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की सूचना दिनांक 30 अप्रैल 2018 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, किंतु आप द्वारा अद्यतन उक्त सूचना इस कार्यालय को अप्राप्त है। अतः यह अत्यंत खेदजनक विषय है। अतः उक्त के संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 में अंग्रेजी माध्यम के चयन किए जाने से पूर्व उन विद्यालयों में कुल छात्र नामांकन संख्या तथा उन्हीं विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के रूप में चयन के पश्चात वर्ष 2018 में कुल छात्र नामांकन संख्या का तुलनात्मक चार्ट नीचे दिए गए प्रारूप पर दिनांक 3 मई 2018 अपराह्न 3 बजे तक प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को एक्सेल शीट यानी सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो ये है आपका पत्र। इसका कुल मिला के इसका मूल भाव ये है इस पत्र का कि इसमें वो जानकारी मांगी गई है 2017-18 में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, ठीक है, उनके जो छात्र जो नामांकित उनमें जो रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये पूछा है। और उन्हीं विद्यालयों को जब अंग्रेजी माध्यम के रूप में जब उनका कर दिया गया 18-19 में, तब अंग्रेजी माध्यम के चयन होने से पूर्व, जैसे मान लीजिए जब वो हिंदी माध्यम के रहे होंगे या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद के रहे होंगे और उनको जब इंग्लिश मीडियम उनको जब बना दिया गया है, तब के दोनों के स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है, इसका चार्ट एक्सेल शीट की सॉफ्ट कॉपी आपको और हार्ड कॉपी दोनों को मेल करनी है और इसका प्रारूप भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रारूप मूल पत्र में भी दिया गया रहा होगा और पहले जो अनुस्मारक भेजा गया है उसमें भी दिया गया। तो इसमें कुल मिला के हमें पहले पत्र संख्या के साथ साथ देखिए इसमें पहला जो मूल पत्र था उसका भी दिया हुआ है पत्रांक संख्या, और जो पहली अनुस्मारक भेजा गया है उस अनुस्मारक की भी संख्या दी हुई है। इन दोनों को मेंशन करते हुए और तब फिर इसमें अपनी बात को आगे कहा गया है। फिर नीचे फिर वही दाहिनी तरफ इसमें भी भवदीय और हस्ताक्षर हो गया है डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी का, और शिक्षा निदेशक हैं जो कि बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के हैं ये। और फिर नीचे यहाँ पर जो आवश्यक जानकारी है जिनको कि ये प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जानी है, उनका यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दी हुई है कि वो प्रतिलिपियाँ किनको किनको भेजी गई हैं। इसका मतलब ये संलग्नक के तौर पे होंगी कि इनको ये भेजी जानी है। और फिर से यहाँ पर ये हस्ताक्षर है इन्हीं का। इस के नीचे ये जो प्रतिलिपि जो यहाँ पर भेजी गई है उसके भी नीचे यहाँ पे पुनः इनका हस्ताक्षर है और उसके नीचे इनका पद नाम लिखा है और उत्तर प्रदेश लखनऊ लिखा हुआ है। क्योंकि ये दूसरा अनुस्मारक है, ठीक है, दूसरा अनुस्मारक है। इसमें एक बार ये हस्ताक्षर किया गया, फिर ये इसका अप्रूवल किया गया है कि इनको ये भेजा गया है या इनकी प्रतिलिपियाँ इसमें संलग्न है, इसलिए यहाँ पर ये दोबारा इनका हस्ताक्षर किया गया है। तो ये हो गया हमारा पूरा अनुस्मारक, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनुस्मारक ख़त्म हो गया आज। और हमने हिंदी का जो पार्ट 1 था कन्वेंशनल हिंदी का, उसमें या परंपरागत हिंदी जिसका जो आता है उसमें उसके जो फर्स्ट पार्ट होता है ये खंड क, इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से कि हमने 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज, जिसमें से कि पहला वही गद्यांश था 21 नंबर का, दूसरा सारणी लेखन आता है 15 नंबर का, 24 नंबर का आता है आपका पत्राचार, 8-8 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं। तो आज आपके ये तीनों तीसरा जो खंड था, तीसरा जो क्वेश्चन होता है आता है पत्राचार से, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब जो चौथा क्वेश्चन आता है वो 30 नंबर का आता है जिसमें प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ पूछती हैं, पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं और इसमें 5-5 शब्दावलियाँ दी होती हैं। 5 होती हैं जो इनको कि इंग्लिश टू हिंदी लिखना होता है और 5 होती हैं जिनका कि हिंदी टू इंग्लिश लिखना होता है, और ये 10 नंबर की होती है, मतलब 2 नंबर का हर एक शब्दावली होती है, ठीक है। तो ये 10-10 मतलब 20 नंबर का टोटल केवल प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ आती हैं, जिसमें
कि 5 होती हैं इंग्लिश टू हिंदी और 5 होती हैं हिंदी टू इंग्लिश लिखने को। और बाकी जो और चौथे क्वेश्चन में जो तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है 10 नंबर का, लोकोक्तियाँ और मुहावरों से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आज हम अगला जो टॉपिक देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखते हैं पारिभाषिक शब्दावलियाँ, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ हैं ये। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। आज का जो ये पढ़ रहे हैं हम, ये इसमें हम प्रशासनिक शब्दावलियाँ देखेंगे, वाणिज्यिक शब्दावलियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो कलेक्शन है मेरे पास शब्दावलियों का, ये अब तक कि पिछले करीब 20 साल के प्रश्न पत्रों से कलेक्ट किया हुआ है, जिसमें कि तमाम जो भी प्रश्नावलियाँ जो शब्दावलियाँ जो पूछी गई हैं उनको कलेक्ट करके मैं लेकर के आई हूँ। इसके अतिरिक्त आपको पी.एन. पांडे की जो बुक मैंने आपको बताई थी उसमें आपको पीछे पूरा एक वोकेबुलरी का सेशन ही है उसमें, तो उसमें आपको मिल जाएंगी। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई हैं। ये केवल लोक सेवा आयोग की ही नहीं है, एसएससी में भी जो पूछी गई हैं उसमें भी हैं, उसमें की भी हैं ये कुछ प्रश्नावलियाँ। तो ये बहुत सारे प्रश्न पत्रों से कलेक्ट करके इनको और तब फिर मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें रोटेट होती रहती हैं, कभी इस प्रश्न पत्र में कभी उस प्रश्न पत्र में। और जो बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका कि आप प्रयोग इन पत्राचारों में करेंगे, उन शब्दों का कलेक्शन है ये। इसके अतिरिक्त ये अनंत हैं, इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है इनकी, आप हर एक को याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इनको रेगुलर देखते रहिए। अगर आपके नज़र के सामने से ये बार बार लगातार गुजरेंगी तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके आप को जो है कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे कई बार क्लिक कर जाती हैं। तो पी.एन. पांडे में पीछे दिया हुआ है ये शब्दावलियाँ। और इसके अतिरिक्त अगर आपको ये शब्दावलियाँ जाननी है तो आप MHA की इसकी एक वेबसाइट है उसका, उसके विषय में मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, उसकी वेबसाइट की लिंक मैं बता दूंगी आपको कि क्या है। और उस पर आप जा कर के जो भी प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ हैं उनकी पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जो कि हमारे यहाँ प्रशासन में इस्तेमाल की जाती हैं, वो वहाँ पर दी हुई हैं और उसमें आपको मिल जाएगी। तो उसको मैं कल बता दूँगी, नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी कल नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी कि उसकी लिंक क्या है, जहाँ पर कि आप आराम से उसको PDF उसका डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रिंट आउट निकलवा करके आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। पहला है कार्यालयीन पत्राचार, इसको कहते हैं ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। जो कार्यालयीन पत्राचार के लिए वर्ड होता है ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। इसमें मैंने हिंदी टू इंग्लिश रखा है, इसी को आप इंग्लिश टू हिंदी, इसी में से हिंदी और इंग्लिश दोनों का है ये। कभी आपको इंग्लिश में दे देता है, उसका हिंदी पूछ देता है, और हिंदी दे देता है, इंग्लिश पूछ देता है। तो आपको जिसकी हिंदी पता है उसका इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है, और जिस वर्ड की आपको इंग्लिश पता है उसकी हिंदी जानना ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें ये नहीं करने का कोई मतलब नहीं लगा मुझे कि एक बार हिंदी में बताऊं फिर इंग्लिश में बताऊं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश कर दे रही हूं, और इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी एक ही जगह। इसमें कोई बहुत डाउटफुल चीज़ नहीं है, ये जो है वो है, क्योंकि इसका तो पूरा नंबर आपको मिलना है। अगर सही है तो पूरा नंबर मिलेगा, गलत है तो पूरा नंबर कटेगा। शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कार्यालयीन पत्राचार, ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस। औपचारिक, फॉर्मल, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, प्रयोजन, पर्पस, आदेश, ऑर्डर, विविध रूप, मिसलेनियस फॉर्म्स। अधिसूचना के लिए शब्द है नोटिफिकेशन, कार्यालय ज्ञापन के लिए है ऑफिस मेमोरेंडम, स्मरण पत्र के लिए है रिमाइंडर, संकल्प के लिए है रिजोल्यूशन, पावती के लिए है एक्नॉलेजमेंट, अंतर्विभागीय टिप्पणी के लिए है इंटर डिपार्टमेंटल नोट, पृष्ठांकन के लिए है एंडोर्समेंट, परिपत्र के लिए है सर्कुलर, अर्ध सरकारी पत्र के लिए है डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसको कि हम DO भी कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति के लिए है प्रेस कम्युनिक, प्रेस टिप्पणी के लिए है प्रेस नोट, कलेवर या विषय वस्तु के लिए है कंटेंट, विज्ञापन के लिए है एडवर्टीजमेंट, आवती के लिए है रिसीट, निविदा के लिए है टेंडर, सक्षम प्राधिकारी के लिए है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तार के लिए है टेलीग्राम, प्रेषिती के लिए है एड्रेस, फैक्स के लिए फैक्स ही वर्ड यूज़ होता है। मुझे इसका कोई हिंदी नहीं न समझ में आया, ना ही मुझे कहीं मिला, तो फैक्स के लिए फैक्स ही वर्ड होता है। अनुच्छेद के लिए है पैराग्राफ, प्रारूप या ढांचा के लिए प्रयोग होता है फॉर्मेट, हाशिया के लिए मार्जिन, मसौदा लेखन के लिए ड्राफ्टिंग, अनुदेश के लिए इंस्ट्रक्शन, निर्देश
कॉन्टिन्यूएशन, संदर्भ, रिफरेंस, पदनाम, डेजिग्नेशन, समसंख्यक, इवेंट नंबर, अग्रेषित माने फॉरवर्ड करना, आवश्यक कार्यवाही, नेसेसरी एक्शन, आपका, योर सिंसियरली, गहन कार्यशाला, इंटेंसिव वर्कशॉप, संगोष्ठी, सेमिनार, ग्रामोत्थान, रूरल डेवलपमेंट, आवंटित, एलोकेटेड, समिति, कमेटी, प्रतिनियुक्ति, डेप्यूटेशन, वित्तीय अनुमोदन, फाइनेंशियल अप्रूवल, मंजूरी, सैंक्शन, सम्मति, कंसेंट, प्रतीक चिन्ह, एम्ब्लेम, योजना, प्लानिंग, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, सक्षम, कॉम्पिटेंट, मानदेय, ऑनरेरियम, या मानदेय के लिए ऑनरेरियम का यूज़ होता है, और अवैतनिक एक वर्ड है, ये मानदेय जो किया था ये अवैतनिक नहीं, मुझे कहीं पेपर में नहीं था, लेकिन इसी ऑनरेरियम से मुझे ऑनरेरी याद आ गई, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। बस अगर ऑनरेरी पूछ दे तो आप मानदेय न लिख दीजिएगा, अवैतनिक होता है उसका। उपक्रम, अंडरटेकिंग, संशोधन, अमेंडमेंट, स्वायत्त, ऑटोनोमस, सहमति, कॉन्क्रेंस, संशोधित दरें, रिवाइज्ड रेट, सतर्कता, विजिलेंस, वित्त प्रभाग, फाइनेंस डिवीज़न, समयोपरि भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस, स्थानापन्न, ऑफिसिएटिंग, अधिवर्षिता, सुपर एन्युएशन, नवीनीकरण, रिन्यूअल, आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट, निरीक्षण, इंस्पेक्शन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रतिपूरक अवकाश, कंपेंसेटरी लीव, अनुभागीय, सेक्शनल, अनुमानित, एस्टिमेटेड, मूलभूत नियमावली, फंडामेंटल रूल्स, विहित दर के लिए वर्ड है, प्रेस्क्राइब्ड रेट, आपत्तिजनक के लिए है, ऑब्जेक्शनेबल, अनुवर्ती कार्यवाही के लिए है, फॉलोअप एक्शन, एक मुश्त रकम के लिए है, लमसम अमाउंट, अस्थायी के लिए टेम्पररी, कार्यवाही के लिए प्रोसीडिंग, आचरण नियमावली के लिए कंडक्ट रूल, किश्त के लिए इंस्टॉलमेंट, आवंटन के लिए अलॉटमेंट, सामान्य भविष्य निधि के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड, औचित्य के लिए जस्टिफिकेशन, शर्तें के लिए कंडीशंस, आश्वासन के लिए अश्योरेंस, बकाया के लिए ड्यू, वेतन वृद्धि के लिए इंक्रीमेंट, प्रभारी के लिए इंचार्ज, प्राक्कलन के लिए एस्टीमेट, प्रतिनियुक्ति के लिए डेप्यूटेशन, प्रमाण पत्र के लिए सर्टिफिकेट, परिवीक्षा काल के लिए प्रोबेशन पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है आपका। परिवीक्षा काल के लिए प्रोबेशन पीरियड, निर्धारित प्रपत्र, प्रेस्क्राइब्ड, प्रोफार्मा, निलंबन के लिए है सस्पेंशन, दक्षता रोध के लिए है एफिशिएंसी बार, नियमानुकूल के लिए है एज पर रूल्स, पत्राचार के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस, निहित के लिए कंटेंड, अनुपालन के लिए कॉम्प्लियंस, संदर्शन के लिए गाइडेंस, संस्तुति के लिए रिकमेंडेशन, वांछित सूचना के लिए डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, आसन्न अधिकारी, इमीडिएट ऑफिसर, महंगाई भत्ता, डेयरनेस अलाउंस, महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल, कृत्य, फॉर, सरनामा, हेडिंग, सांविधिक नियम, स्टेट्यूटरी रूल्स, संबोधन, सैल्यूटेशन, खजाना अधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर, अधोलेख, सब्सक्रिप्शन, संवर्ग, कैडर, विचाराधीन, अंडर कंसिडरेशन, कार्यावधि, टेन्योर या पीरियड, बाधा के लिए ऑब्स्ट्रक्शन या इंटरप्शन, अधीनता के लिए एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन, नमूना के लिए स्पेसिमिन, परिसंवाद के लिए सिंपोजियम, जिम्मेदारी के लिए लायबिलिटी, उगाही के लिए लेवी, ये इंग्लिश में ये पूछा था, लेवी का इसका मतलब होता है उगाही। उगाही का मतलब होता है किसी को इंसिस्ट करना किसी बात को कहने के लिए, ठीक है, मतलब अपने पक्ष में कहने के लिए, इसके लिए यूज़ होता है, ये कानूनी टर्म है उगाही। ये पुलिस में वाले ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है पुलिस विभाग में। अपवर्जित, एक्सक्लूड, प्रभार, चार्ज, अवमानना, कंटेम्प्ट, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको याद आ गया होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ी होगी। अधीक्षक, सुप्रिंटेंडेंट, दुर्भावनापूर्ण, मलाफाइड या मलिशियस। मलाफाइड और मलिशियस ये दोनों का अर्थ तो दुर्भावनापूर्ण होता है, लेकिन इनका यूज़ थोड़ा सा डिफर होता है।
मलाफाइड जो होता है ये एक तरीके से ये जो होता है ये रिज़ल्ट के टाइम पे यूज़ होता है। अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट आया है दुर्भावनापूर्ण तो उस टाइम पे इसको यूज़ होता है। और मलिशियस जो होता है ये कॉज होता है। अगर कोई किसी कारण की वजह से आपके साथ कोई दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तब फिर उसके लिए मलिशियस का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। कई बार ये पूछ देगा आपका दुर्भावनापूर्ण, आगे लिख देगा कोष्ठक में विधि, माने कि विधि के अंतर्गत दुर्भावनापूर्ण का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर आप मलाफाइड का यूज़ करेंगे वर्ड का। ठीक है, प्रभाग का होता है, डिवीज़न अधिभार का होता है, सरचार्ज आवर्ती का होता है, रेकरिंग पारपत्र का, पासपोर्ट प्राधिकृत का होता है, ऑथराइज्ड अनुमोदन का, अप्रूवल लाभांश का, डिविडेंड निधि के लिए है, फंड सीमा कर के लिए, टर्मिनल टैक्स, प्राथमिकी पुलिस विभाग से संबंधित। ये भी प्रश्न इसी तरीके से पूछा है कि प्राथमिकी पुलिस विभाग से संबंध, इसके लिए आपको इंग्लिश वर्ड लिखना था। तो इसके लिए होता है एफआईआर, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, संधि के लिए होता है ट्रीटी, दीवानी के लिए सिविल, पदावधि के लिए टेन्योर, मुअत्तल के लिए सस्पेंडेड, प्रत्याभूति के लिए सिक्योरिटीज़, कार्यपालिका के लिए एग्जीक्यूटिव, अधिशेष के लिए सरप्लस, आदाता के लिए पेई और परमाधिकार के लिए प्रेरोगेटिव, कार्यभार के लिए वर्कलोड, एजेंसी के लिए एजेंसी वर्ड ही होता है। जैसे फैक्स के लिए फैक्स था वैसे एजेंसी के लिए एजेंसी होता है। भाई मुझे तो न कहीं मिला न मुझे पता है कि एजेंसी के लिए क्या वर्ड होता है। तो अगर आपको कहीं मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फैक्स और एजेंसी के लिए हिंदी में क्या शब्द है। सत्र के लिए टर्म, वैध के लिए वैलिड, पूर्वाभ्यास के लिए रिहर्सल, संयोजक के लिए कन्वेनर, निर्देशिका के लिए डायरेक्टरी, विभाग के लिए फैकल्टी, असंसदीय का मतलब होता है अपार्लियामेंट्री, जैसे असंसदीय भाषा का प्रयोग, अशोभनीय या भाषा का जो प्रयोग होता है उसके लिए असंसदीय शब्द का प्रयोग होता है। असंसदीय का इंग्लिश टर्म है अनपार्लियामेंट्री। स्थगन के लिए है पोस्टपोनमेंट, संपरीक्षा के लिए है ऑडिटिंग, प्रतिदर्श का सैंपल, संहिता का कोड, संहिता कोड मतलब कहते हैं ना इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, तो वही संहिता के लिए कोड, विधेयक के लिए बिल, सर्वेक्षण के लिए सर्वे, शब्दशः के लिए वर्बेटिम और न्यास के लिए है ट्रस्ट, निविदा के लिए है टेंडर, अद्यतन के लिए है अपडेट्स, प्रत्याहरण के लिए है विड्रॉल और सचेतक के लिए है विप। ये सचेतक भी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, विप। ठीक है, वहाँ पे विप ही टर्म वैसे यूज होता है। तो यही है कि जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको टर्म्स देख करके आपके दिमाग में वो टर्म आपने और कहाँ कहाँ पढ़ा है, किस संदर्भ में पढ़ा है, ये चीज़ आपको याद आनी चाहिए, तभी आप समझिए कि आपकी तैयारी अनबीटेबल है। तो इस तरीके से इसको पढ़िएगा कि आप जब भी कोई शब्द का देखते हैं तो उनको आपने किस तरीके से प्रयोग किया है। आपने जैसे आपने परिपत्र देखा सर्कुलर, इसके लिए आपको वर्ड पता है सर्कुलर, लेकिन अगर जैसे ही ये परिपत्र देखते ही आपके दिमाग में सर्कुलर आए और सर्कुलर का फॉर्मेट आ जाए और सर्कुलर में क्या क्या बातें आती हैं, किस चीज़ को सर्कुलर हम कहते हैं, उसकी क्या संबंधित उसकी भाषा संबंधी क्या रेस्ट्रिक्शंस थे, इन ये बातें जैसे ही आपके दिमाग में आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी पूरी और पक्की हो चुकी है। तो ये है आज का वीडियो हमारा, और इसमें हमने चर्चा की अनुस्मारक पर और कुछ देखें हमने इम्पोर्टेंट या अब तक के पूछे हुए कह लीजिए आप विभिन्न परीक्षाओं में अब तक के पूछे हुए प्रशासनिक शब्द। कल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाणिज्यिक शब्दावलियाँ कुछ, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वाणिज्यिक शब्दावलियाँ देखेंगे हम, और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ देखेंगे और लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा चौथा सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद इसके आगे की बात बाद में। और तब तक के लिए आप फोकस रहिए अपनी स्टडी पर और स्टडी करते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम, या पूरी तैयारी के लिए आप आरओ की पूरी तैयारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, और जिसका कि आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। आप देखिए बहुत जगह हम क्या करते हैं, हम इधर उधर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता। अंत में हम जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है
तो हम अनुमान से तो कर देते हैं, या अभी तो माइनस मार्किंग हो गई है, हम तुक्का भी नहीं लगा सकते आप। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि अब ज़रूरी हो गया है कि आप सॉलिड तैयारी करें, कि जितना आप करके आएँ उतने का आपको पूरा पूरा नंबर मिले। तो इसके लिए आपको एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म की आपको ज़रूरत होती है, जो कि है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यकीन मानिए, आप हमारे साथ जुड़िए और रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा, इस बात का विश्वास हमारी टीम आपको दिलाती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।